हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इससे पहले वाले पार्ट में पॉलिटी के हम डिस्कस कर चुके हैं एनआरआई के बारे में और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम उससे रिलेटेड दो वर्ड्स को देखेंगे, पासपोर्ट एंड वीज़ा। समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। पासपोर्ट क्या होता है? हमारा जो देश है, सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या टूरिज्म से रिलेटेड, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पास यानी कि यहाँ से जाने के लिए, और पोर्ट किसी रास्ते से जो जाओगे, ठीक है, आप एरोप्लेन से जाओगे या फिर आप किसी शिप से जाओगे, तो किसी पोर्ट से, किसी बंदरगाह से होते हुए जाओगे, तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो देश है वो आपको इजाज़त देता है कि आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो। उसी के लिए जो डॉक्यूमेंट नीडेड है उसे पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसे आप पासपोर्ट कहते हैं। तो पासपोर्ट क्या है कि हमारा देश हमें जाने की परमिशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वीज़ा क्या होता है। अब इंडिया से तो हम जा रहे हैं पासपोर्ट लेके, लेकिन वीज़ा का मतलब क्या है? किसी दूसरे देश में जब आप जाते हो तो वो देश अपने देश में आने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को मांगता है उसी को वीज़ा कहते हैं। ठीक है, तो वीज़ा की आपको ज़रूरत होती है। बिना वीज़ा के आप किसी दूसरे देश में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री है वो वहाँ पे जाओगे तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, बिना वीज़ा के आपको वो एंट्री नहीं देगी। अब वीज़ा में भी 3 कैटेगरीज हैं। वीज़ा एप्लीकेबल यानी कि क्या होता है, अमेरिका वगैरह है तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो 60 टू 90 डेज पहले आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ता है। आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, उसकी डिटेल्स आप लिखते हैं, फॉर्म में फिल करते हैं, फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, कई जगह ऐसी भी हैं जिनके टर्म्स अच्छे हैं भारत से, तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी दे देते हैं। जब आप पहुँच जाते हो उस जगह पे, जब उस फॉरेन लैंड पे पहुँच जाते हो, तो वहीं पे जब आप एयरपोर्ट से लैंड करते हो तो क्या करते हो, आप वहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल बना लेते हो। ठीक है, कुछ घंटे लगते हैं, आपको मिल जाता है वीज़ा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको टूरिज्म वीज़ा चाहिए घूमने फिरने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए या फिर वर्क वीज़ा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा टर्म्स अच्छे हैं भारत से। ठीक है, उन्हें यकीन है कि भारत वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो वो वीज़ा फ्री कंट्री हैं, वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। फॉर एग्जांपल नेपाल, वहाँ पे वीज़ा फ्री है, इंडियन लोगों को वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बात करूँ थाईलैंड की, तो वहाँ पे क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल है। इंडियन लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद जब वो लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, तभी वो वहाँ पे वीज़ा बनवा लेते हैं। कुछ घंटे लगते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनवा लेते हैं। ठीक है, और बाकी जगह हैं वहाँ पे क्या करता है, पहले से ही वीज़ा बनवाना पड़ता है और उसके लिए लंबा प्रोसेस है, आपको 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जैसे हिंदी में आप कहोगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब इसे डिटेल में देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2015 में, यानी कि बिल तो आया था 2015 में, लेकिन उसे पारित होने में, उसे एक्ट बनने में 2019 तक का समय लग गया। ठीक है, तो भारत की संसद द्वारा पारित यह एक अधिनियम है, एक अमेंडमेंट है, एक संशोधन है, जिसे 1955 का जो नागरिकता कानून है उसे संशोधित करने के लिए इसकी व्यवस्था करी गई, इसे लाया गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कब बिल आया था 2015 में, तो इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2014 के पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे मैप पे देख लेते हैं एक बार। इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटीज में हैं, अल्पसंख्यक हैं, और उन्हें धर्म के बेसिस पे प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, उनके जो रिलीजियस बिलीफ है उनके बेसिस पे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनसे मिसट्रीट किया जाता है, तो ऐसे लोग किसकी शरण में आ गए? भारत की शरण में आ गए। ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल है? इसमें 6 तरह के लोग शामिल हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई लोग। तो ये जब भारत की शरण में आ गए तो इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, और ये वहां पे माइनॉरिटीज थे, इन्हें सताया जा रहा था। ठीक है, तो इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए पहले हमने क्या देखा, देखिए इन लोगों का जन्म भारत में नहीं हुआ है, इसलिए जन्म के आधार पर इन्हें नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वंश के आधार पर भी नहीं दे सकते हैं, इनके जो माता पिता, इनके दादा दादी हैं वो भी भारत के नहीं है। ठीक है, तो आप इन्हें किस तरीके से नागरिकता दे सकते थे? 2 तरीके थे हमारे पास। ठीक है, तीसरा जो तरीका था वो क्या था? अर्जित भूमि। तो हमने इनके जो देश हैं उन पे भी कब्जा नहीं किया, ना ही उनका भारत में विलय हुआ है, तो उस तरीके से भी नागरिकता नहीं दे सकते थे। अब बचे 5 में से 2 तरीके, यानी कि देशीकरण के
आधार पे हम इन्हें नागरिकता दे सकते थे या फिर पंजीकरण के आधार पे नागरिकता दे सकते थे, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता। देशीकरण में 10 साल लगते और पंजीकरण में हम इन्हें 7 साल के बाद, मिनिमम टाइम के बाद हम इन्हें नागरिकता देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम 10 और 7 साल की जगह इन्हें सिर्फ 5 साल में, 5 साल अगर ये भारत में रहते हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो हम इन्हें भारत की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये चेंज इसमें कहा गया है, किसमें, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं संशोधन की। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसमें संशोधन किए गए, अमेंडमेंट करे गए, ठीक है। तो अब जो मुख्य संशोधन हुए हैं नागरिकता अधिनियम में, वो हम एक बार देख लेते हैं ताकि वो हमें रिवाइज हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 1986 में। वो था जन्म के आधार पर नागरिकता में संशोधन किया गया था। पहले से बच्चे का जन्म भारत में होता था तभी नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन बाद में ये क्लॉज उसमें ऐड किया गया कि आपके माता पिता भी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया था, किस साल किया गया था, तो आप बताओगे 1986 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नागरिकता अधिनियम आया कब था, तो अधिनियम ये आया था 1955 में आया था, पहली बार इसमें संशोधन हुआ था 1986 में। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन तो दूसरी बार हुआ था, वो हुआ था ईयर 1992 में हुआ था, ठीक है। तीसरी बार हुआ था सन 2003 में हुआ था संशोधन नागरिकता अधिनियम में, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। फिर हुआ था चौथी बार जब नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था, वो हुआ था 2005 में, जब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था, तब हुआ था इसमें संशोधन। और लास्ट संशोधन कब हुआ था, वो हुआ था सन 2015 में, जब आपका आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था। तो 2015 में ये बिल आया था, पारित 2019 में हुआ था, तब संशोधन किया गया था नागरिकता अधिनियम में, ठीक है। ये रहा। तो अब हम देख चुके हैं कि क्या क्या संशोधन हुए थे नागरिकता अधिनियम में और कब हुए थे, किस साल हुए थे और किस चीज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनआरसी क्या है। एनआरसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, हिंदी में आप इसे कहोगे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है। तो ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम लिखे जाते हैं। ये स्पेशली बनाया गया था असम के लोगों के लिए, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं और कौन से ऐसे हैं जो असम में घुसपैठ जिन्होंने करी है इलीगल तरीके से। तो अब हम इसे डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है, ये रहा बांग्लादेश। तो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो जो पाकिस्तानी सेना थी उसने बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन पर अटैक किया, उनकी ज़मीनें लूटी, उनके घर वालों के साथ बहुत ही अत्याचार किया, जान ली कई लोगों की। तो बहुत ही लड़ाई चल रही थी। तब क्या हुआ, जो बांग्लादेश के लोग थे वो भाग के भारत आ गए। और भारत के कौन से हिस्से में आ गए, कौन उनके नियरेस्ट था, उनके नियरेस्ट था आसाम। तो वो आसाम में चले आए। इसलिए ये जो एनआरसी है ये मोस्टली आपको देखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ये आसाम के लिए ही लाई गई है, ताकि पता पड़े कि आसाम के वास्तविक नागरिक कौन है और वहां पे इलीगल तरीके से घुसपैठ किसने करी है, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी लोग जो प्रताड़ित थे पाकिस्तान की फौज द्वारा, जब ये भारत में आ गए, आसाम में मेनली आ गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में कहा कि आप एनआरसी लेके आओ, एक ऐसा नेशनल रजिस्टर लेके आओ जिसमें हम पता कर सके कि यहाँ का आसाम का कौन कौन सिटीजन है वास्तविक में, ठीक है। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आसाम में है, आया हुआ है, उसे हम एनआरसी द्वारा यहाँ की नागरिकता प्रदान कर देंगे। तो बेसिकली एनआरसी क्या था, 2015 में जब एनआरसी रजिस्टर बने तो इसमें क्या था कि 30 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, ये सब, कि आप कोई सा भी एक प्रूफ दिखा दो कि आप असम के वास्तविक नागरिक हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ रहते हो 1971 से पहले तो कोई मार्कशीट होगी, कोई घर का डॉक्यूमेंट होगा, कुछ तो ऐसा आपके पास होगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ होगा, एक आईडी प्रूफ दिखा दो जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ के वास्तविक नागरिक हैं, ठीक है। और अगर आप ये नहीं प्रूफ कर पाते हो, एक भी डॉक्यूमेंट आप पे 30 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपको 4 महीने का समय दिया जाएगा कि आप ये प्रूफ कर दो कि आप आसाम के वास्तविक नागरिक हो, ठीक है। और फिर भी अगर आप 4 महीने के अंदर ये साबित नहीं कर पाए, कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं दे पाए कि आप वहां के वास्तविक नागरिक हो, तो भी आपको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कि आप यहाँ के वास्तविक नागरिक हैं। और अगर आप वहां पे भी नहीं प्रूफ करवाए तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां पे प्रूफ कर सकते हो कि आप वहां के वास्तविक नागरिक हैं, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी
के पास भी आप कुछ नहीं प्रूफ दे पाते हो कि आप आसाम के वास्तविक नागरिक हैं, तब जाके क्या होगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर यानी कि जेल भेज दिया जाएगा कि आपने इलीगल तरीके से आसाम में घुसपैठ करी है। ठीक है, तो ये था एनआरसी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनपीआर क्या है। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम जो भारत है उसकी जनसंख्या यानी कि कौन व्यक्ति कितना है, किस परिवार में कितने लोग हैं, ये सब नोट करते हैं। ठीक है, ये है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। ओके, उनका नाम और डिटेल्स लिखी होती हैं ताकि गवर्नमेंट को जब जनसंख्या का आंकड़ा पता पड़ जाता है कि किस शहर में, किस देश में कितनी जनसंख्या है, तो उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है, तो इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर जो स्थानीय जगह हैं, जो ग्राम पंचायतें, तहसीलें, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि जो पॉपुलेशन है उसे एक रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। लेकिन होता क्या था पहले और अब क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। पहले ये होता था, मान लीजिए एक परिवार है उसमें 4 लोग हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, हम दो हमारे दो, तो एक माँ बाप है और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, फिर होता क्या है, कुछ समय बाद वो 2 बच्चे किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। मान लीजिए ये लोग आगरा में 4 लोग रहते थे, माँ बाप और उनके 2 बच्चे। फिर जो दोनों बच्चे हैं वो दिल्ली चले जाते हैं जॉब करने के लिए। तो पहले जब पॉपुलेशन को आप काउंट करते थे, ठीक है, जब जनगणना वाली आंगनवाड़ी वाली बहन जी आती थी तो वो पूछती थी परिवार में कितने लोग हैं, तो मम्मी पापा बोलते थे 4 लोग हैं। ठीक है, और वो 4 लिख लेती थी कि इस परिवार में 4 सदस्य हैं। फिर दिल्ली में भी वहां पे कहीं आई होंगी जहां पे वो बच्चे जॉब करते हैं, तो उनसे पूछा आपके परिवार में कितने लोग हैं, उन्होंने बोला 2 लोग हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कैलकुलेशन होती थी पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा मिसमैच होती थी। ठीक है, परिवार में 4 ही लोग थे लेकिन हमने उन्हें अलग अलग काउंट किया और हमारा टोटल आया कि 6 लोग थे, जो कि गलत है। लेकिन अब इसमें करेक्शन क्या हो गया है, क्योंकि चीजें डिजिटल हो गई हैं, बहुत ही बेहतर सिस्टम हो गया है। अब क्वेश्चन तो वही है कि अभी भी क्या है, एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, मम्मी पापा उसी शहर में रहते हैं आगरा, लेकिन बच्चे दोनों दिल्ली चले गए जॉब करने। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जब आंगनवाड़ी वाली आंटी आएंगी वो पूछेंगी परिवार में कितने लोग हैं, तो मम्मी बताएंगी हमारे घर में 4 लोग हैं। फिर आंगनवाड़ी आंटी पूछेंगी कि अच्छा अब ये बताइए कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ रहता है, तो मम्मी बताएंगी कि मैं और मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं लेकिन बच्चे हमारे बाहर रहते हैं। तो आंगनवाड़ी आंटी इस तरीके से रिकॉर्ड लिखेंगी कि 4 लोग हैं लेकिन 2 बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। फिर दिल्ली में जब होगी जनगणना तो वहां पे जो लोग जाएंगे वो उनसे पूरी डिटेल लेंगे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं, हम दोनों यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी कि परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पे वो क्या होगी, मैच कर जाएगी। यहाँ पे बताया 4 लोग हैं लेकिन 2 बाहर रहते हैं, यानी कि 4 में से 2 माइनस किया तो बताया कि यहाँ 2 लोग रहते हैं आगरा में। फिर जब वो जनगणना हुई शहर में तो वहां पे भी उन 2 लड़कों ने कहा कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे मम्मी पापा बाहर रहते हैं, यानी भी कि कैलकुलेशन यहाँ पे सही आ रहा है। एक परिवार में 4 लोग थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन हमने अब अपडेटेड तरीकों से निकाला तो हमारा नंबर सही आया कि एक फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस आधार पर एनपीआर बनता है जिससे जनसंख्या की गणना करी जाती है और एनपीआर के बाद जनगणना का जो आंकड़ा है वो सही तरीके से हमें मिलता है, यानी कि ये अपडेटेड तरीका है जनगणना करने का। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो हम सबको पता है इकहरी नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, तो आपको अनुच्छेद 5 से 11 में देखने को मिलेगा भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान दिए हुए हैं, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप नागरिकता को अर्जित कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो और किस तरीके से वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित नहीं किया गया, तो देखिए 5 बार संशोधित किया गया है, इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किस साल संशोधित नहीं किया गया। तो हमें पता है 15 में संशोधित हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, हमें पता है 1986 में हुआ था जन्म के आधार पर नागरिकता देने के लिए। ठीक है, हमें पता है 2003 में भी हुआ था वंश के आधार पर नागरिकता में संशोधन किया गया था कि पहले पिता के वंश के बेसिस पे मिलती थी, बाद में माता और पिता दोनों के वंश पे नागरिकता दी जाने लगी। बट 1963 में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है।
नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है। हमने 5 मेथड्स पढ़े थे जिनके अकॉर्डिंग नागरिकता मिल सकती है। वंश के अकॉर्डिंग, जन्म के अकॉर्डिंग, पंजीकरण के अकॉर्डिंग, देशीकरण के अकॉर्डिंग और अर्जित भूमि के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा वंश के अकॉर्डिंग यहाँ पे है, वो सही है। पंजीकरण से भी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन से, सही है। राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना यानी कि अर्जित भूमि, कोई ऐसा राज्य जो भारत में विलय हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वहां के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं मिलती। नेक्स्ट, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। ओके, नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है उसे कहाँ से लिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता का, उसे कहाँ से पिक किया गया है। तो ब्रिटिश संविधान यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, जो कि भारत संविधान का एक हिस्सा है, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।